नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीमती अर्चना शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिक्षा ज्योति भारत में। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर प्रदान करते रहती हूँ। इस जानकारी के अंतर्गत मैंने बहुत बार इतिहास से संबंधित जानकारियाँ भी आपके समक्ष प्रस्तुत की है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ भारत का स्वतंत्रता संग्राम। भारत का स्वतंत्रता संग्राम का नाम लेते ही सन 1857 की क्रांति का चित्र हमारे सामने अपने आप उभरने लगता है। और उस संग्राम का नेतृत्व करने वाले वीर नाना साहेब बहादुर शाह जफर, महारानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई जैसे नेतृत्वकर्ता के चित्र भी अपने आप उभरने लगते हैं। इस संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। हालांकि इससे पहले भी बहुत से आंदोलन हुए, जैसे बहावी आंदोलन, सन्यासी आंदोलन, संथाल का विद्रोह, पॉलीगर का विद्रोह इत्यादि। लेकिन ये विद्रोह अनियोजित और असंगठित और सीमित क्षेत्र में हुए थे, इसलिए अंग्रेजी शासन द्वारा इन विद्रोहों को कुचल दिया गया था। लेकिन 1857 में जो क्रांति हुई वह संगठित थी, व्यापक क्षेत्रों में थी। इसमें समाज के बहुधा वर्गों ने हिस्सा लिया था, चाहे वो राजवाड़े हो, चाहे किसान, चाहे काश्तकार। हर वर्ग के लोग इस क्रांति का हिस्सा बने थे। हालांकि यह क्रांति भी असफल हो गई, लेकिन इसने आगे हमारे स्वतंत्रता संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए इसका परिणाम स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि यह विद्रोह सार्थक था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि विद्रोह के यानी कि 1857 की क्रांति के विद्रोह के क्या कारण थे और उनके परिणाम क्या प्राप्त हुए। तो चलिए एक एक कर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये विद्रोहों में सर्वप्रथम राजनीतिक कारण को जानें। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। यह अंग्रेजों की विस्तारवादी राजनीति थी, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। कंपनी के गवर्नर जनरलों ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से कई नियम बनाए। इन नियमों के अंतर्गत एक नियम ऐसा था जिसके अंतर्गत किसी राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। इस राज्य हड़प नीति के कारण भारतीय राजाओं में बहुत असंतोष पैदा हुआ। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी पर नहीं बैठने दिया गया। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत ब्रिटिश शासन ने सतारा, नागपुर और झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। अब अन्य राजाओं को यह भय सताने लगा कि कहीं उनका भी विलय थोड़े ही दिनों में ब्रिटिश साम्राज्य में न हो जाए। इसके अतिरिक्त जब 1851 में पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके दत्तक पुत्र नाना साहेब जी को मिलने वाली पेंशन को अंग्रेज शासन द्वारा बंद कर दिया गया, जिससे भारत के शासक वर्ग में विद्रोह की भावना बलवती होने लगी। आग में घी का काम उस घटना ने किया जब बहादुर शाह द्वितीय के वंशजों को लाल किले में रहने पर पाबंदी लगा दी गई। अंग्रेजों द्वारा अपनी कूटनीतिक चाल के अंतर्गत अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उनके राज्य को भी छीन लिया गया और अवध का विलय अंग्रेजी शासन में कर लिया गया, जिसका श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है, जिससे बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, अधिकारी एवं सैनिक बेरोजगार हो गए। इस घटना के बाद जो अवध पहले तक ब्रिटिश शासन का वफादार था, अब वह उनका विद्रोही बन गया। सामाजिक और धार्मिक कारण। कंपनी के शासकों ने भारतीय समाज में प्रचलित
सती प्रथा, बाल विवाह, बालिका वध एवं विधवा विवाह के पक्ष में नए कानून बनाए। इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का विचार भारतीय शिक्षित वर्ग ने दिया था, लेकिन इन कानूनों का समाज के रूढ़िवादी वर्ग ने भारी विरोध किया। उन्हें लगा कि इस तरह ब्रिटिश साम्राज्य उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। भारत में तेजी से पैर पसारती पश्चिमी सभ्यता को लेकर समाज के बड़े वर्ग में आक्रोश था। सन 1850 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के उत्तराधिकार कानून में बदलाव कर दिया और अब क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाला हिंदू ही अपने पूर्वजों की संपत्ति में हकदार बन सकता था। इसके अतिरिक्त मिशनरियों को पूरे भारत में धर्म परिवर्तन की छूट मिल गई थी। लोगों को लगा कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहती है। समाज के एक बड़े वर्ग ने इसका विरोध किया। इन सब के परिणाम स्वरूप भारतीय जनमानस में अंग्रेजी शासन के प्रति शंका एवं अविश्वास की भावना बढ़ती चली गई। आर्थिक कारण, अंग्रेजों के भारी टैक्स और भू राजस्व नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों की हालत पहले से खराब होने लगी थी। अंग्रेजों को कर देने के लिए उन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था और साहूकार बड़ी कठोरता से उनसे कर्ज वसूलते थे। किसानों को उनके कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचनी पड़ती थी। इससे किसान बेरोजगार हो गए। आम लोगों में कंपनी शासन के प्रति असंतोष की भावना पनपने लगी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद भारतीय बाजार ब्रिटेन में निर्मित उत्पादों से भर गए। इससे भारत का स्थानीय कपड़ा उद्योग तबाह हो गया। भारत के हस्तशिल्प उद्योग ब्रिटेन के मशीन से बने सस्ते सामानों का मुकाबला नहीं कर पाए। भारत कच्ची सामग्री का सप्लायर और ब्रिटेन में बने सामानों का उपभोक्ता मात्र बन गया। अपनी आजीविका के लिए शाही संरक्षण पर आश्रित लोग बेरोजगार हो गए। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ उनमें काफी गुस्सा भरा हुआ था। सैन्य कारण, ब्रिटिश सेना के अधिकांश सैनिक भारतीय किसान परिवार से आए हुए थे। भारत में ब्रिटिश सेना में 87% से ज्यादा भारतीय सैनिक थे, किंतु अंग्रेज सैनिक अधिकारी भारतीय सैनिकों को हेय दृष्टि से देखते थे। उन्हें ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। गोरे सैनिकों की तुलना में उनका वेतन भी कम था। उनके पारंपरिक कार्यों जैसे तिलक लगाना, दाढ़ी रखना और पगड़ी बांधना का विरोध किया जाता था। इन सब के अतिरिक्त सन 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम जारी किया, जिसके अंतर्गत भारतीय सैनिकों को भारत के बाहर भी अपनी सेवाएं देनी पड़ सकती थी और भारत से बाहर जाकर अपनी सेवाएं देने के लिए समुद्र पार करना पड़ता था, जबकि समुद्र पार करना उन दिनों धर्म के विरुद्ध माना जाता था। इससे भारतीय सेना में असंतोष छाने लगा। इन सब के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण विषय था, जिसको लेकर भारतीय सैनिक चिंतित थे। सन 1856 में भारतीय सैनिकों को एनफील्ड राइफल एवं नए कारतूस प्रयोग के लिए दिए गए थे। इन कारतूसों को खोलने के लिए दांतों से काटना पड़ता था और भारतीय सैनिकों को ऐसी आशंका थी कि नए कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी मिली हुई थी, जिसके कारण उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस लगती थी। विद्रोह के तात्कालिक कारण, 29 मार्च सन 1857 में जब कलकत्ता के निकट बैरकपुर की फौजी छावनी में सेना की परेड चल रही थी, इसी समय सेना के एक सिपाही मंगल पांडे ने नई बंदूक, जिसकी कारतूस में चर्बी लगी हुई थी, का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन ने उसे इन बंदूकों व कारतूसों के प्रयोग करने का आदेश दिया, किंतु मंगल पांडे ने आदेश की अवहेलना की। इस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तब क्रोध में आकर मंगल पांडे ने ह्यूसन पर गोली चला दी। इस घटना के बाद मेरठ छावनी में
विद्रोह की आग भड़क गई। 9 मई को मेरठ विद्रोह 1857 के संग्राम की शुरुआत का प्रतीक था। मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी और जेल को तोड़ दिया। 10 मई को वे दिल्ली की ओर आगे बढ़े। 11 मई को मेरठ के क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इन सैनिकों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। शीघ्र ही विद्रोह लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार, झांसी, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि स्थानों तक पहुंच गया। सैनिकों द्वारा प्रारंभ किए गए इस विद्रोह में स्थानीय किसान, कारीगर, जमींदार, राजा, आम जनता सभी शामिल हो गए थे। शीघ्र ही विद्रोही सेना ने दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह जफर के हाथों में था, किंतु इनका संचालन सेनापति बख्त खां ने किया था। इसके अतिरिक्त लखनऊ में अवध की बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब तात्या तोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह तथा रुहेलखंड में अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह में आम लोगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों का सामना किया और वीर गति को प्राप्त हुई। इस प्रकार उन्होंने आम जनता को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रेरणा दी। सन 1857 का संग्राम 1 साल से ज्यादा समय तक न चल सका। इसे 1858 के मध्य में कुचल दिया गया। अंग्रेज सैनिकों ने पंजाब से सेना बुलाकर सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार किया। 21 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया और अंततः मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई सन 1858 को आखिरकार कैनिंग ने घोषणा की कि विद्रोह को पूरी तरह कुचल दिया गया है। विद्रोह की असफलता के कारण आंदोलन की व्यापकता का अभाव। हालांकि बहुत कम समय में आंदोलन देश के कई हिस्सों तक पहुंच गया था, लेकिन देश के एक बड़े हिस्से पर इसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा था। खास तौर पर दोआब के क्षेत्र में इसका कोई असर नहीं दिखा। दक्षिण के प्रांतों ने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया। अहम शासकों जैसे सिंधिया, होलकर, जोधपुर के राणा और अन्य ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया। आंदोलन में केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। विद्रोह के लिए असरदार नेतृत्व का अभाव था। नाना साहब, तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी पर कोई शक नहीं था, लेकिन वे आंदोलन को असरदार नेतृत्व नहीं दे सके क्योंकि वे स्वयं के अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। इनके अलावा विद्रोहियों में अनुभव, संगठन क्षमता व मिलकर कार्य करने की शक्ति का भी अभाव था। विद्रोही क्रांतिकारियों के पास ठोस लक्ष्य और स्पष्ट योजना का भी अभाव था। उन्हें अगले क्षण क्या करना होगा और क्या नहीं, यह भी सुनिश्चित नहीं था। संसाधनों की कमी। विद्रोहियों के पास न संख्या बल था और न पैसा। उसके उलट ब्रिटिश सेना के पास बड़ी संख्या में सैनिक, पैसा और हथियार थे, जिसके बल पर वे विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। मध्यम वर्ग की उदासीनता। सन 1857 ईस्वी के इस विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग पूर्ण रूप से उदासीन रहा। व्यापारियों एवं शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता एवं बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सफलता के लिए प्रार्थना भी की। अगर इस वर्ग ने अपने लेखों और भाषणों द्वारा लोगों में उत्साह का संचार किया होता तो निसंदेह ही क्रांति के इस विद्रोह का परिणाम कुछ और ही होता। विद्रोह के परिणाम। सन 1857 का यह विद्रोह भारतीयों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। इससे भारतीय जनता में राष्ट्रीयता एवं चेतना का संचार हुआ। साथ ही इसके परिणाम स्वरूप
भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। विद्रोह के समाप्त होने के बाद 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया और अब भारत पर शासन का पूरा अधिकार महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। भारतीय जनता का धार्मिक और सामाजिक पहलुओं के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। प्राचीन परंपराओं का संरक्षण एवं सम्मान करने का आश्वासन दिया गया। सैद्धांतिक रूप से रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र बहुत महत्वपूर्ण था। अब गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारत का प्रमुख प्रशासक होता था। हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति को समाप्त किया गया। अब कानूनी वारिस के तौर पर पुत्र गोद लेने के अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई। 1857 का विद्रोह इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत की आजादी की लड़ाई के लिए इसकी वजह से मार्ग प्रशस्त हुआ। तो बच्चों, आज हमने सन 1857 की क्रांति अर्थात भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के संपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। हम ऐसे ही नए नए ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर आपके सम्मुख आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा। धन्यवाद।